पायल ध्रुव को कॉलेज के फर्स्ट ईयर से जानती थी। कॉलेज के पहले ही दिन पायल उससे काफी इम्प्रेस भी हुई थी, क्योंकि ध्रुव कभी किसी के सामने झुकता नहीं था और उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था। ध्रुव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कहां से आया है। उसका डिटर्मिनेशन और उसका मोटिवेशन पायल को इंस्पायर करता था। पायल ने डिसाइड किया कि पिछले 3 सालों में उसने जो गलतियां की है, अब उसे सुधारने का वक्त आ चुका है। अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन पायल ध्रुव के साथ दोस्ती करने की कोशिश करेगी ताकि वो भी उससे कुछ सीख सके। ध्रुव भले ही कॉलेज में टॉपर नहीं था, लेकिन उसका बिजनेस सेंस बहुत कमाल का था। उसके आइडियाज हमेशा सबसे अलग होते थे और वो हर मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में एक्सपर्ट था। ध्रुव हर वक्त किताबों में खोया रहता था और हाल ही में पायल ने नोटिस किया था कि वो किसी प्रोजेक्ट पर बहुत ही मेहनत से काम कर रहा था। पायल ये भी जानती थी कि ध्रुव औरों की तरह नहीं है। वो पायल से उसके स्टेटस के लिए दोस्ती नहीं करने वाला। ध्रुव के लिए तो सब बराबर थे, इसलिए पायल को पूरा यकीन था कि ध्रुव उससे दोस्ती जरूर करेगा। यहाँ पायल कुछ और सोच रही थी और वहीं दूसरी ओर देव अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे नाइट क्लब में गया हुआ था। उसका मूड बहुत ही खराब था। वो लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक लिए जा रहा था। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देव किसी की सुनने वाला नहीं था। देव की बेस्ट फ्रेंड शिल्पा वहीं थी और हमेशा की तरह वो देव को भड़का रही थी। शिल्पा देव को पसंद करती थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मन की बात देव से कह पाती, देव ने पूरे कॉलेज के सामने पायल को प्रपोज कर दिया और शिल्पा का दिल टूट गया। बस उसी दिन से शिल्पा हर उस मौके के इंतजार में रहती थी जब देव को पायल के अगेंस्ट भड़का सके। शिल्पा अच्छे से जानती थी कि देव किस तरह का है और क्या कर सकता है, इसलिए वो देव को उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। देव ने गुस्से में कहा, आज पायल की वजह से मेरी इंसल्ट हो गई, वो भी अपने दोस्त के सामने। शिल्पा ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, वो लड़की तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। देव ने कहा, जो भी है, पायल को तो मैं समझा लूंगा, अभी उस आरव की अकल ठिकाने लाने की जरूरत है। देव ने अपने असिस्टेंट को फोन लगाया और उससे कहा, सुनो, जो हमने 2 दिन पहले नाइट क्लब के 2 लाइसेंस इश्यू करवाए थे, उसके खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर करवा दो। अफसर के मुंह पर पैसे मारो और उससे कहो कि जल्द से जल्द उस क्लब को बंद करवा दे। असिस्टेंट ने दूसरी तरफ से कहा, पर सर, वो तो आपके दोस्त आरव का है, मैं आरव सर से क्या कहूँ? देव ने कहा, मैंने तुम्हें अपना काम करने के लिए हायर किया है, ना कि मुझे एडवाइस देने के लिए। जितना कहा है उतना करो। इतना कहते हुए देव ने फोन रख दिया और सोचने लगा, देखते हैं अब आरव क्या करता है। पायल की लाइफ में क्या चल रहा है, इससे बिल्कुल अनजान ध्रुव अपने ही काम में उलझा हुआ था। हर दिन वो लगभग 100 फोन कॉल्स करता था और सैकड़ों लोगों से बात करता था। ध्रुव हर वो छोटी बड़ी डिटेल्स जानना चाहता था जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए जरूरी थी। साथ ही साथ में उसकी टीम ने कुछ ग्राफिक डिजाइनर्स को भी हायर किया था, जो उसके लिए एक पर्सनल टेम्पलेट बनाने में लगे हुए थे, जिस पर वो अपनी प्रेजेंटेशन बना सके। शिवानी ने ध्रुव से कहा था कि उसके पास ऐसे कुछ लोग हैं जो उसके लिए उसके बिजनेस प्लान को कट शॉर्ट करके प्रेजेंटेशन बना सकते थे, लेकिन ध्रुव ने इसके लिए साफ मना कर दिया था। ध्रुव का मानना था कि एक लीडर को जो कुछ भी बोलना है उसके बारे में उसे अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरों के भरोसे काम छोड़ने से गलती की गुंजाइश काफी रहती है। ध्रुव ने डिसाइड किया था कि वो अपना प्रेजेंटेशन खुद बनाएगा और खुद उसे प्रिपेयर करेगा। इस काम के लिए वो किसी को हायर नहीं करना चाहता था। इसके अलावा उसने रिसर्च और दूसरे कामों में भी जो खर्चे हो रहे थे, उसकी अकाउंटिंग की पूरी डिटेल्स भी ध्रुव शिवानी से लेता था। अब तक उन्होंने 50 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। ध्रुव ने शिवानी से कहा था, खर्चा जितना कम हो उतना अच्छा है। शिवानी ने सजेस्ट किया कि वर्कफोर्स को बढ़ाने के लिए वो कुछ इंटर्न्स को हायर कर सकती है, लेकिन ध्रुव ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि जो कोई भी मेहनत करता है उसे उसके लिए कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए। किसी से फ्री में काम करवाना और उसके काम का मॉनिटरी फायदा गेन करना एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है और इसे हर हाल में रोकने की बहुत जरूरत है। ध्रुव ने शिवानी से बस इतना ही कहा कि उसकी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए जो अपने काम में एक्सपर्ट हो, जिन पर भरोसा किया जा सके कि वो अपने काम को पूरी डेडिकेशन से करेंगे। ध्रुव के कहने पर शिवानी ने ऐसे ही लोगों को उसकी टीम में रखा था। कुल मिलाकर उसकी टीम में कुछ 10 लोग थे और वो सभी मुंबई की अलग अलग जगह से काम कर रहे थे।
उन सभी लोगों की मीटिंग हर रोज शाम को हुआ करती थी। ध्रुव इस बात से खुश था कि उसकी टीम बहुत ही मोटिवेटेड थी और सभी लोग अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त ध्रुव और उसकी पूरी टीम का फोकस इस बात पर था कि उनका बिजनेस प्लान हर तरह से परफेक्ट हो और उसमें ऐसी कोई भी गलती ना हो जिसकी वजह से उन्हें या फिर हीराचंदानी ग्रुप को नुकसान हो। सब कुछ ऑन ट्रैक था और कुछ भी डिले या पेंडिंग नहीं था। इस हफ्ते को खत्म होने में अभी 4 दिन का वक्त और था और इन दिनों में जो भी प्रोग्रेस हुई थी वो काफी सेटिस्फाइंग थी। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर देश में एक गोल्ड माइन की तरह थी। बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें निवेश करने से बच रही थी क्योंकि ज्यादातर टेक्नोलॉजी बाहर से आती थी और इसी वजह से उसके प्लांट को लगाने की कीमत बहुत ज्यादा थी। इतना बड़ा रिस्क किसी भी कंपनी के लिए मुश्किल तो था ही। वहीं सरकार ये चाहती थी कि देश की बिजली की खपत रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से हो। अभी तक देश में बनने वाली बिजली का उत्पादन या तो कोयले से चलने वाले प्लांट या फिर डैम के द्वारा होता था। डैम बनाने के लिए बहुत सी जगह की जरूरत पड़ती थी और उसमें पैसे भी बहुत लगते थे, इसलिए डैम से बनने वाली बिजली की कीमत बहुत ज्यादा होती थी। और कोयले की कहानी तो दूसरी थी। देश में कोयला विदेश से मंगवाया जाता था क्योंकि उस कोयले में ज्यादातर गर्मी पैदा करने की क्षमता होती थी। भारत में मिलने वाला कोयला ज्यादा गर्मी पैदा नहीं कर पाता था और इस वजह से बाहर से कोयला एक्सपोर्ट करवाना पड़ता था। फिर इस कोयले को ट्रेनों के द्वारा प्लांट्स तक पहुंचाने में हजारों करोड़ों रुपये खर्च हो जाते थे। इसके बाद कोयले से बिजली बनाने के लिए जो प्लांट लगाना पड़ता था उसके अपने अलग खर्चे होते थे। कोयले से बनने वाली बिजली में सबसे बड़ी समस्या पॉपुलेशन था। कोयले को जलाने से बनने वाली राख एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक होती है और इससे प्लांट में काम करने वाले वर्कर्स को भी बहुत दिक्कत होती थी। इन्हीं समस्याओं की वजह से बहुत से एक्सपर्ट का यह मानना था कि भारत में ऊर्जा खपत को पूरा करने के लिए अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ही जाना पड़ेगा। हर साल सरकार नई स्कीम और प्लान बनाती थी ताकि इस सेक्टर में नए लोग इन्वेस्ट करें, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा था। ज्यादातर इन्वेस्टर्स को यही लगता था कि अभी ये सेक्टर अपने फंडामेंटल स्टेज पर है और इसे ग्रो करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तभी इसमें इन्वेस्ट करने से फायदा हो सकता है। ध्रुव ने जितने भी लोगों से बात की उन सभी में से कुछ लोगों ने ध्रुव से कहा कि वो अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट करे क्योंकि इस सेक्टर में तो उसे ज्यादा रिटर्न नहीं मिल पाएगा। लेकिन ध्रुव ऐसा नहीं सोचता था। कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स ऐसे थे जिन्हें एक वर्किंग साइट की जरूरत थी जहां पर वो इन्वेस्ट कर सके। ध्रुव का प्लान था कि एक ऐसे प्लांट को ढूंढा जाए जहां पर काम पूरा नहीं हुआ है और कंपनी इन्वेस्टर्स को तलाश रही है। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करके और उसके प्लांट को कंप्लीट करने में उनकी मदद करके ध्रुव अच्छा खासा रिटर्न ले सकता था और जब प्लांट कंप्लीट हो जाए उसके बाद वो कंपनी को टेक ओवर करके पूरे प्लांट को एक सिंगल बायर को बेच सकता था जिससे उसे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। ध्रुव का ये प्लान प्रैक्टिकल था और फ्यूचर को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट था। एनर्जी हर नागरिक की एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली थी। बिना एनर्जी के देश की इकोनॉमी बैठ सकती है और डेवलपमेंट रुक सकता है। इसीलिए एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना कोई गलत डिसीजन नहीं है। शेयर मार्केट में ट्रेडर्स भी इसी पैंतरे को आजमाते हैं और उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर एनर्जी बनाई जाती है या सप्लाई की जाती है। ध्रुव ने यह सोचा था कि उसके प्लान से उसे 500 करोड़ तक का प्रॉफिट हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये टारगेट इम्पॉसिबल लगता है और हर कोई इसे शायद एक सपना ही कहेगा कि कैसे कोई 50 करोड़ से 500 करोड़ बना सकता है। लेकिन एक सिस्टमेटिक प्लान के साथ चलने से ऐसा हो सकता था। टीम में सब कुछ ठीक था, बस एक चीज की कमी थी और वो था उनका ऑफिस। कभी कभी ऑनलाइन मीटिंग्स में बहुत दिक्कत होती थी। इंटरनेट की स्पीड और दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन डिस्कशन को मुश्किल कर देते थे। अभी तक वो लोग किसी तरह मैनेज कर रहे थे, लेकिन फिर ध्रुव ने सोचा कि आगे चलकर उसे एक ऑफिस स्पेस ढूंढना ही पड़ेगा। ऐसे में ये अभी क्यों न कर लिया जाए। ध्रुव को याद आया कि उसके पास बहुत सी प्रॉपर्टीज है, वो उनमें से ही किसी एक प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर सकता है। तो ध्रुव ने शिवानी को कॉल किया और उससे कहा, शिवानी, हमारे पास कोई ऑफिस स्पेस है जिसका हम यूज कर सकें? शिवानी ने कहा, हाँ, तुम्हारे पास एक ऑफिस स्पेस है, वो भी यहाँ मुंबई में।
हम उसे थोड़ा रिनोवेट करवा कर यूज कर सकते हैं, ध्रुव ने कहा। रिनोवेशन बाद में, अभी बस उसे किसी भी तरह यूजेबल बना लेते हैं ताकि वहां पर हम काम कर सके। तो शिवानी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ लोगों से कहकर वर्ली में हमारे ऑफिस स्पेस को सेट करवा लेती हूँ। वहां पर फर्नीचर वगैरह है, हमें बस इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दोबारा से ऑन करवाना है और उसके बाद हम वहां आराम से काम कर सकते हैं, ध्रुव ने कहा। परफेक्ट, तो टीम से कहो कि कल शाम को नए ऑफिस में ही मीटिंग करेंगे। इसी बहाने मैं भी सबसे मिल लूंगा और हम एक बार फिर से स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर लेंगे। शिवानी ने हाँ कहते हुए फोन काट दिया। अगले दिन जब ध्रुव ने अपने ऑफिस को देखा तो वो हैरान था। एक बड़े ही पॉश इलाके में एक ऊंची बिल्डिंग में ध्रुव का ऑफिस था। वहां पहले किसी दूसरी कंपनी का ऑफिस था, लेकिन कुछ समय से वो ऐसे ही खाली पड़ा था। अब ध्रुव को इंतजार था तो बस उस दिन का जब वो अपना बिजनेस प्लान उस ग्रुप के सामने रखेगा। उधर उस दिन के बाद से पायल की बात देव से नहीं हुई। इस बार उसने कसम खा ली थी कि वो देव की बातों में नहीं आने वाली। हर बार देव ऐसे ही कोई गलती करता था और फिर पायल देव की बातों में आकर उसे माफ कर देती थी। लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका था। पायल को लगता था कि देव उसे पसंद करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि देव के लिए तो पायल सिर्फ एक एक्सेसरी थी। देव पायल के साथ रिलेशनशिप में इसीलिए आया क्योंकि वो अच्छी दिखती थी और देव की इमेज के लिए वो परफेक्ट थी। पायल और देव की फैमिली ऑलमोस्ट एक जैसे स्टेटस के थे, इसलिए उनके रिलेशन से फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्या होगा जब पायल ध्रुव से दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी और क्या होगा जब देव को पायल के इस डिसीजन के बारे में पता चलेगा? क्या ध्रुव का बिजनेस प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या इवेल्युएटर्स के ग्रुप को ध्रुव का प्लान पसंद आएगा? जानने के लिए